हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, पृष्ठ रसायन, जो कि हमारा 5वां लेसन है फर्स्ट केमिस्ट्री का। और ये लेसन 4 नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करें। जैसे लेसन का नाम पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, वो ब्रांच जिसमें किसी पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर होने वाली जो विभिन्न घटनाएं क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करना पृष्ठ रसायन कहलाता है। दोबारा फिर सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर होने वाली जो घटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। किसी पदार्थ के ऊपरी भाग पर जो जो घटनाएं, जो जो क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी ब्रांच और सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है, ऐसी ब्रांच पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट भाग है और बिल्कुल आसान है ये लेसन। और इससे यूं मानिए कि 4 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के हैं। तो पृष्ठ रसायन के बाद अब इसमें पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं और वो है अधिशोषण। कौन सा? अधिशोषण, जिसे आप एडजॉर्प्शन बोलते हो। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण याद रखना, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां भी पूरी संभावना है एनसीईआरटी में भी। अधिशोषण तो याद रखना कि आप कोई ठोस या द्रव ले लीजिए, उस ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में प्रवाहित कीजिए। किसी ठोस या द्रव को जब किसी अन्य पदार्थ में प्रवाहित किया जाता है और प्रवाहित करने पर वह ठोस और द्रव केवल उसके ऊपरी सतह पर संचित हो जाता है। वह ठोस और द्रव उस किसी अन्य पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर एकत्रित हो जाता है, ऊपरी भाग पर संचित हो जाता है। तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है। मैं आपको यूं समझाऊं, आप ध्यान देना। जैसे मैंने एक पात्र ले लिया, एक पात्र लेकर के और मैंने क्या किया, इसमें जल भर दिया, इस पात्र में, और मैंने जल भर दिया। और जल भरने के बाद मैंने क्या किया, एक कपड़े से बनी हुई बोल मैंने इसके अंदर डाल दी। ये कपड़े वाली एक बोल है और वो बोल मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है ना? तो आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। अब क्या होगा, ये जो जल है, ये जल इस बोल के केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो जाएगा, यानी इसके अंदर वाले भाग में नहीं जाएगा और ऊपरी भाग में संचित हो जाएगा। यहां कंडीशन है, यदि ऊपरी भाग पर ही संचित हो जाता है, पूरी अंदर वाली सतह में नहीं फैलता है, कौन? ये जल, तो याद रखना यह घटना अधिशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी, एडजॉर्प्शन कहलाएगी। तो जब कोई ठोस या द्रव को आप पात्र में भर लीजिए, पहले तो जैसे मैंने यहां जल भरा है तो जल यहां पर द्रव हो गया। आप हो सकता है कोई ठोस पदार्थ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस या द्रव को आप लोगे और उसमें किसी अन्य पदार्थ को डाल दोगे, जैसे मैंने बोल है वो डाल दी है, अन्य पदार्थ को डाल दोगे, तो अब वो ठोस और वो द्रव इस अन्य पदार्थ अर्थात इस बोल के केवल ऊपरी भाग पर जमा हो जाते हैं, ऊपरी भाग पर संचित हो जाते हैं। तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब ठोस या द्रव पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर संचित हो जाते हैं, द्रव अथवा ठोस किसी ठोस पदार्थ के या किसी अन्य पदार्थ के, द्रव या ठोस किसी अन्य पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर संचित हो जाते हैं, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। और मैं यही बता दूं आपको कि बाय द वे, अगर ये पदार्थ ऊपर से लेकर उसके अंदर तक संचित हो जाता तो याद रखना
यह घटना फिर अवशोषण कहलाती। क्या कहलाती? यह घटना फिर अवशोषण कहलाती। ठीक है ना, याद रखना। फिर यह घटना एब्जॉर्प्शन कहलाती। अब तो एडजॉर्प्शन कहलाती है और फिर ये एब्जॉर्प्शन कहलाती। अगर ठोस या द्रव पदार्थ और किसी अन्य पदार्थ के और संपूर्ण सतह में वितरित हो जाता है, संपूर्ण सतह में फैल जाता है, तब वह घटना अवशोषण कहलाती है। और ठोस या द्रव किसी अन्य पदार्थ के केवल ऊपरी ऊपरी भाग पर ही एकत्रित होता है, संचित होता है, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन, अवशोषण अब्जॉर्प्शन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और फिर एक बात और आती है यहां पर, विशोषण। वही हम साथ का साथ पढ़ लेते हैं और ये भी हमारे एग्जाम में 1 नंबर वाले में पूछा गया है कि विशोषण को परिभाषित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा था। विशोषण जिसे आप डिजॉर्प्शन कहते हो, क्या बोलते हो? डिजॉर्प्शन बोलते हो। अब आसान सी बात है, अधिशोषण में तो क्या हुआ था? अधिशोषण में कोई ठोस या द्रव और किसी अन्य पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर संचित हुआ था, तो वो घटना अधिशोषण कहलाई थी। अब इसका जस्ट विपरीत है विशोषण, और वो क्या है? वो ये कि जब किसी ठोस या द्रव को हम किसी अन्य पदार्थ की सतह से दूर हटा दें, जो ठोस या द्रव इस अन्य पदार्थ की सतह पर संचित हुआ था, उस संचित पदार्थ को हम किसी विधि से हटा दें, दूर हटा दें, तो वह घटना विशोषण कहलाती है। तो परिभाषित कैसे करोगे कि जब किसी ठोस अथवा द्रव को किसी अन्य पदार्थ के और ऊपरी भाग से दूर हटा दिया जाता है, यानी जहां वो आकर संचित हुआ था ऊपरी भाग पर, उस ऊपरी भाग से उसको दूर हटा दिया जाता है, तो यह घटना विशोषण कहलाती है, डिजॉर्प्शन कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, विभिन्न क्रियाओं में अधिशोषण, एडजॉर्प्शन इन डिफरेंट एक्शंस। तो विभिन्न क्रियाओं में अधिशोषण, और याद रखना इस वाले भाग से भी एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, अधिशोषण विभिन्न क्रियाओं में, अधिशोषण विभिन्न क्रियाओं में। तो जो हमारे आम जीवन की भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में और अधिशोषण आपको कहां देखने को मिलता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला बिंदु आप याद रखना, मैं बताऊंगा आपको कि सिलिका जेल एक पदार्थ होता है। कौन? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल वायु मंडल में जो नमी होती है, उस नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। यह सिलिका जेल वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। याद रखना, अवशोषित नहीं करती है, अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, अधिशोषण की क्रिया होती है। सिलिका जेल वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, जिससे वायु शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है। तो ये क्या करती है? ये वायु को शुष्क कर देती है, ठीक है ना, वायु को शुष्क बना देती है, सूखा बना देती है। कौन? सिलिका जेल। और सिलिका जेल आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा सिलिका जेल को। आप जब मार्केट में जाओ खरीदारी करने के लिए, और विशेष तौर से जो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं आती हैं, उन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं के डिब्बे के अंदर आपको छोटी सी थैली नजर आती है, छोटा सा पैकेट, छोटी सी थैली। उसमें मैं आपको यूं बताऊं, और आपके चीनी के दाने के समान और कण होते हैं, चीनी के शुगर, चीनी के दाने के समान छोटे छोटे कण होते हैं। वो कण ही क्या है? सिलिका जेल है। और उस सिलिका जेल को आप वायु में छोड़ दोगे तो वो उस क्षेत्र से और नमी को अधिशोषित कर लेगी, जिससे वायु सूखी हो जाएगी। तो याद रखना, चमड़े की बनी वस्तुएं वो वायु से खराब हो जाती हैं,
तो फिर उन वस्तुओं में वायु हटाने के लिए, अर्थात वहां शुष्कपन पैदा करने के लिए, सूखापन पैदा करने के लिए सिलिका जेल को रख दिया जाता है। और सिलिका जेल क्या करती है, अपनी सतह पर नमी का अधिशोषण कर लेती है, जिससे वायु शुष्क हो जाती है और वो चमड़े वाली वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। तो आप चमड़े का कोई आइटम जब खरीदने जाओ तब देखना उस डिब्बे में आपको और सिलिका जेल की छोटी सी जो आपकी पुड़िया है, पैकेट है, वो रखा हुआ मिलेगा। तो सिलिका जेल क्या करती है, सिलिका जेल वायु से नमी हटाने का काम करती है, जिससे वायु शुष्क हो जाती है और शुष्क वायु है उसमें जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जिससे पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। तो सिलिका जेल वायु को शुष्क करने के लिए काम आती है और ये हमेशा वायु का अधिशोषण करती है। ये बात आपको याद रखनी है, अवशोषण नहीं करती है, केवल और केवल ये वायु का अपनी सतह पर अधिशोषण करती है। फिर 2 नंबर बिंदु की बात करूं मैं, कुछ गैसें, जैसे मैं आपको यूं बोलूं H2 है, O2 है, ठीक है ना, CO2 है, SO2 है, अमोनिया है, ये गैसें लेकर के आपने एक पात्र में भर दी। तो मैं यूं बोलूंगा इन गैसों का मिश्रण जब आप किसी पात्र में भर दोगे तो याद रखना ये सारी की सारी गैसें उस पात्र की दीवारों पर अंदर की तरफ से और बाहर की ओर दाब लगाएंगी। जैसे मैं यूं बोलूं, इन गैसों को आप लेकर के और सिलेंडर में भर दीजिएगा, तो ये गैसें क्या करेंगी, सिलेंडर की दीवारों पर अंदर की तरफ से बाहर की ओर दाब उत्पन्न करेंगी, ठीक है ना, दाब उत्पन्न करेंगी। तो आप क्या करोगे, इनमें काम करोगे, आप चारकोल लेकर के इन गैसों के मिश्रण में डाल दीजिए। चारकोल जानते हो, मैं उम्मीद करता हूं 11th के हिसाब से पढ़ा हुआ आपको याद होगा। चारकोल आप किसे बोलते हो, कोयला जो होता है, लकड़ी का बना हुआ कोयला, उसको आप बारीक पाउडर के रूप में पीस लीजिए। वो लकड़ी का कोयला जो आपने बारीक पाउडर के रूप में पीस लिया, वो पिसा हुआ पाउडर अब चारकोल कहलाता है। तो आप इन गैसों के मिश्रण में इस चारकोल को प्रोवाइड कर दीजिए, फिर ऊपर से पात्र को बंद कर दीजिए। तो आप पाओगे कि चारकोल क्या करता है, चारकोल इन सारी गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। चारकोल इन गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। याद रखना, फिर कह रहा हूं, अवशोषित नहीं करता है, केवल अधिशोषित करता है। अधिशोषित का अर्थ कि केवल ऊपरी ऊपरी भाग पर ही उनको संचित करता है। तो इन गैसों के मिश्रण को ये चारकोल अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और उस पात्र में गैस का दाब कम हो जाता है। आपने ये गैस से भरी सिलेंडर में, तब तो जाहिर सी बात है इन गैसों का मिश्रण है वो उस सिलेंडर की दीवारों पर बाहर की ओर दाब लगा रहा है। लेकिन जैसे आपने चारकोल मिला दिया तो चारकोल ने क्या किया, इन सारी गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया। तो उस सिलेंडर में तो चारकोल पर जो गैस है वो सारी आकर एकत्रित हो गई, तो सिलेंडर में तो कोई गैस बची नहीं है, अर्थात अब दीवारों पर दाब कम हो जाएगा। तो विभिन्न गैसों के मिश्रण में जब चारकोल को प्रवाहित किया जाता है तो चारकोल उन गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे बंद पात्र में गैसों का दाब कम हो जाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में हो सकता है 1 नंबर वाले पोर्शन में हमसे पूछ ले। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट यूं कहूंगा आपसे कि कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो रंगीन होते हैं, और उन रंगीन सॉल्यूशन को अगर हमें रंगहीन करना है, कलरलेस करना है, यानी कलरफुल सॉल्यूशन होते हैं, कलरफुल सॉल्यूशन को आप कलरलेस बनाना चाहते हो तो भी आप उसमें चारकोल डाल दीजिए, और चारकोल डालने से और वो कलरफुल सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, यानी रंगहीन हो जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल यूं बताऊं कि जैसे शर्करा का विलयन है, शर्करा विलयन, शर्करा विलयन मैं आपको यूं बोलूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो शर्करा विलयन कलरफुल होता है। जैसे आपने देखा है ना, गन्ने का जूस, गन्ने का रस भूरे कलर का होता है, तो गन्ने का जूस जो गन्ने का रस है भूरे कलर का है। भूरे कलर का होने का अर्थ है कि उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, उसमें उस गन्ने के तने के अंदर जो अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां उस जूस में आ गई हैं, जिससे वो रंगीन हो गया है। उन अशुद्धियों की वजह से ब्राउन कलर का हो गया, रंगीन हो गया है। तो हमें क्या करना है,
उन अशुद्धियों को हटाना है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए और उस शर्करा विलीन में, उस गन्ने के जूस में, अरे गन्ने का जूस क्या है, शर्करा विलीन ही तो है, उस शर्करा विलीन में आप चारकोल डाल दीजिए। चारकोल मैंने अभी बताया था आपको कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी की कोयले को आप बारीक पाउडर के रूप में पीस लो और वो पिसा हुआ पाउडर ही चारकोल कहलाएगा। उसको उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, उस शर्करा विलीन में डाल दीजिए। वो सारी अशुद्धियां उस चारकोल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाएंगी, अधिशोषित हो जाएंगी। तो अब जो विलीन है वो रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और आपने देखा है कि जो शुगर मिल होती है, जहां चीनी का निर्माण होता है गन्ने से, तो पहले क्या करते हैं, गन्ने के जूस को निकाल लेते हैं और वो ब्राउन कलर का होता है। और आप देखते हो घरों में अपने यूज करते हैं, चीनी शुगर कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो वो व्हाइट कलर कैसे हुआ कि मतलब बनाते समय, चीनी का निर्माण करते समय जो सॉल्यूशन लिया था बहुत सारा, उस सॉल्यूशन का ब्राउन कलर अशुद्धियों की वजह से था। और उनमें क्या किया, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें चारकोल प्रोवाइड कर दिया। चारकोल ने क्या किया, उस शर्करा विलीन में जो अशुद्धियां थी ब्राउन कलर वाली, उन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया, जिससे वो सारा सॉल्यूशन रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया। अब उससे चीनी का निर्माण करेंगे तो व्हाइट कलर की होगी। तो चीनी का निर्माण करते समय और ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो शर्करा विलीन में जो रंगीन अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए अगर हम उसमें चारकोल प्रवाहित कर देते हैं तो चारकोल अपनी सतह पर उस शर्करा विलीन में जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और शर्करा विलीन रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर बिंदु की बात करूं मैं, तो आप याद रखना, कार्बनिक रंजक। कार्बनिक रंजक, रंजक आप डाई को बोलते हो, जो मार्केट में डाई आती है, रंग जिसे आप बोलते हो। तो रंजक हमेशा याद रखना, जो हम कपड़ों को रंगते हैं तो रंजक कभी कपड़ों से दूर नहीं भागते हैं, उड़ते नहीं हैं। इनका रंग मैं यूं बोलूंगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। एक तो रंग होते हैं, कलर होते हैं। कलर तो कपड़े का उड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम कलर फेड होना बोलते हैं। अगर डाई आपने यूज किया रंग के रूप में तो डाई कपड़े से आसानी से नहीं उतरती है, यानी मैं बोलूंगा कलर फेड नहीं होता है। तो कुछ डाई आती है, कुछ रंजक आते हैं, ठीक है ना। जैसे अपनी लैब में आप एक रंजक देखोगे जिससे हम मेथिलीन ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिलीन ब्लू एक रंजक होता है, मैं बोलूंगा कार्बनिक रंजक। मेथिलीन शब्द आ रहा है तो जाहिर सी बात है CH3 यानी कार्बनिक ग्रुप हो गया। तो मेथिलीन ब्लू एक कार्बनिक रंजक होता है और नाम से पता चला है ब्लू नीला, ये नीले कलर का होता है। मेथिलीन ब्लू एक कार्बनिक रंजक है जो कि नीले कलर का होता है। और उस नीले कलर के इस रंजक को अगर आप रंगहीन करना चाहते हो, मेथिलीन ब्लू बिल्कुल लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, नीले कलर का होता है। अगर इस रंजक को आप रंगहीन करना चाहते हो, पानी जैसा बनाना चाहते हो, रंगहीन करना चाहते हो, तो आप इसमें जंतु चारकोल प्रवाहित कीजिए। कौन सा चारकोल, सीधा चारकोल नहीं, बल्कि मैं जंतु चारकोल बोल रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं 11th के हिसाब से आपने जंतु चारकोल भी पढ़ा होगा क्या होता है। जंतुओं, विशेष तौर से पशुओं की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को जलाकर कोयला बना लिया जाता है। जंतुओं की, पशुओं की हड्डियों को जला करके कोयला बना लिया जाता है और कोयला बनाने के बाद फिर उसे बारीक पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। तो उन हड्डियों से जो बना हुआ बारीक पाउडर है वही जंतु चारकोल कहलाता है। और उस जंतु चारकोल को आप नीले कलर वाले मेथिलीन ब्लू में डालोगे तो जंतु चारकोल इस मेथिलीन ब्लू में जो नीले रंग के कण हैं उन कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। ये जंतु चारकोल मेथिलीन ब्लू में जो नीले रंग के कण हैं उन कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा, जिससे ये मेथिलीन ब्लू का विलयन पूरी तरह रंगहीन हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि मेथिलीन ब्लू में जब जंतु चारकोल को प्रवाहित किया जाता है तो जंतु चारकोल विलयन में
उपस्थित रंगीन कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे विलयन यानी कार्बनिक रंजकों का विलयन रंगहीन हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अवशोषण। तो अवशोषण आप ध्यान रखना, जिसे अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, तो याद रखना, जब कोई ठोस या द्रव किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, आप किसी ठोस को, किसी द्रव को किसी अन्य पदार्थ में मिलाते हो और मिलाने पर यदि वह ठोस या वह द्रव उस अन्य पदार्थ की संपूर्ण पृष्ठ पर, मैं यूं बोलूंगा ऊपर से लेकर के अंदर तक उसके संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाए, तो यह परिघटना अवशोषण कहलाती है। दोबारा फिर सुनिएगा कि जब कोई ठोस या द्रव किसी अन्य पदार्थ में मिलाया जाता है, तो वह ठोस और वो द्रव उस अन्य पदार्थ के संपूर्ण भाग पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इस घटना को अवशोषण कहा जाता है। याद रखना, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। मैं आपको यूं समझाऊं, जैसे एक पात्र लेकर के और हमने क्या किया, उसमें पानी भर लिया, जैसे ये पानी भर लिया, और अब मैं आपको वो बताऊं कि आप उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ डालिए, जैसे आप रुई को डालते हो, कॉटन को डालते हो, ठीक है ना। तो आप जानते हो रुई कॉटन जैसे हम इसमें डाली, जैसे ये कॉटन डाल दी, तो अब क्या होगा, ये पानी इस संपूर्ण भाग में वितरित हो जाएगा। तो यानी ऊपर से लेकर के अंदर तक इस रुई में और पानी है वो चला जाएगा। तो ये जो घटना है ये क्या कहलाई, ये अवशोषण कहलाई। यानी कि आप चाहे तो यहाँ कोई ठोस पदार्थ ले लो, जैसे मैंने यहाँ द्रव के रूप में पानी ले लिया, आप यहाँ ठोस भी ले सकते हो। तो द्रव के रूप में पानी लिया, या फिर कोई और ठोस पदार्थ है वो आप ले लीजिए, और आप इसमें अन्य पदार्थ का मतलब जैसे यहाँ पर रुई है, कॉटन है, वो मैंने इसमें मिला दिया, मिश्रित कर दिया। तो यहाँ ये पानी अथवा कोई जो ठोस पदार्थ है वो इस रुई के ऊपर से लेकर के और इसके अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यह घटना अवशोषण कहलाती है। तो जब कोई ठोस या द्रव पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित करने पर और उसके संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाता है, तो यह घटना अवशोषण कहलाती है। तो याद रखना, एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं अवशोषण और अधिशोषण में अंतर की। तो अंतर भी हमारे एग्जाम में एक बार और एक नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो यहां अवशोषण अब्जॉर्प्शन और आप अधिशोषण को एडजॉर्प्शन बोलोगे, एडजॉर्प्शन। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। अब हम बात करें अंतर की। तो अंतर की बात करूं तो इसमें हम कुछ इस प्रकार से यूं अंतर लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पर बात करूं तो आप जानते हो, अवशोषण की बात कर लेता हूं। अवशोषण, जब एक पदार्थ किसी दूसरे अन्य पदार्थ की संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाए, उसके संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाए, तो यह घटना अवशोषण कहलाती है। और अधिशोषण में आप जानते हो, जब कोई ठोस या द्रव यानी बोलूं एक पदार्थ और किसी दूसरे अन्य पदार्थ बोलूं उसकी केवल ऊपरी पृष्ठ पर ही संचित होता है, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण में क्या होता है, एक पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ के केवल ऊपरी भाग पर इकट्ठा होता है, और यहां क्या होता है, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाता है, तो यह घटना अवशोषण कहलाती है, और वो वाली अधिशोषण कहलाती है। फिर हम यूं बात करें कि यह हमेशा समान गति से होता रहता है, ठीक है ना। यह हमेशा अवशोषण है वो समान गति से चलता रहता है, जबकि अधिशोषण में क्या होता है, यह प्रारंभ में तो तेज होता है, प्रारंभ में तो आपके तीव्र गति से होता है, लेकिन अंत में फिर मंद हो जाता है।
तो प्रारंभ में तो तीव्र गति से होता है और अंत में क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। यह हमेशा अवशोषण हमेशा समान गति से चलता रहता है और अधिशोषण प्रारंभ में तो तीव्र गति से होता है, अंत में मंद हो जाता है। फिर यूं बात करूं मैं, अवशोषण याद रखना, अवशोषण है वो अवशोषक की संपूर्ण सतह पर होता है। अवशोषक की संपूर्ण भाग बोल दूं मैं, अवशोषक के संपूर्ण भाग पर और संपन्न होता है। अवशोषक खींचने वाला, अवशोषित करने वाला, अवशोषक के संपूर्ण भाग पर संपन्न होता है। कौन? अवशोषण। जबकि अधिशोषण की बात करूं तो यह अधिशोषक, जैसे इसमें नाम आ रहा है वैसे बोलेगा, यह अधिशोषक के केवल ऊपरी भाग पर ही, अधिशोषक के ऊपरी भाग पर ही संपन्न होता है। ऊपरी भाग पर ही क्या होता है, संपन्न होता है। और ये अवशोषण जो अवशोषक होता है उस अवशोषक के संपूर्ण भाग पर संपन्न होता है। अधिशोषण अधिशोषक के केवल ऊपरी भाग पर ही संपन्न होता है। और यहां एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। यहां याद रखना, एक पदार्थ आता है जिसे हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड याद रखना आप कि दिखने में तो पानी जैसा होता है लेकिन ये पानी नहीं होता है, तो निर्जल CaCl2 बोलते हैं। और ये क्या कर लेता है, अपने संपूर्ण भाग पर जल का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण वाले में निर्जल CaCl2 जल का अपने संपूर्ण भाग पर अवशोषण कर लेता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आप याद रखना, जैसे मैं बोलूं सक्रिय चारकोल, चारकोल लकड़ी के कोयले को बारीक पाउडर के रूप में पीस लेते हैं तो वो सक्रिय चारकोल होता है, ठीक है ना। तो वो सक्रिय जो चारकोल है उस चारकोल की सतह पर H2 और O2 जैसी गैसें वो अधिशोषित हो जाती है। तो मैं यूं बोलूं, सक्रिय चारकोल अपनी सतह पर H2 और O2 गैसों का आसानी से अधिशोषण कर लेता है। तो अधिशोषण में ये और अवशोषण में ये अंतर वाली सामान्य जो बातें हैं वो आप याद रखें।